तफसीली मशवरा और उनकी गाइडेंस में ये जो नई कीमतों का मुतय्यन किया गया है उसमें पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है। हाई स्पीड डीजल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी की जा रही है। केरोसिन ऑयल में 10 रुपये 19 पैसे की कमी की जा रही है और लाइट डीजल ऑयल 197 रुपये 28 पैसे से कम होके 186 रुपये 50 पैसे पे हो जाएगी। वफाकी हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे, डीजल की कीमत 235 रुपये 30 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 186 रुपये 50 पैसे फी लीटर होगी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में भी 1 माह की तौसीह का ऐलान। इस तरह पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीज़ल सस्ता हो रहा है, इस तरह इंशाल्लाह तमाम खाने पीने की अशिया भी सस्ती होंगी। हमें पूरा एतमाद है और यकीन है हमें इंशाल्लाह। लेकिन ये ऐसा इकदाम है और एकदम 12.63 रुपये पेट्रोल की कीमत और दूसरे मतलब अच्छी कमी है, हम इसको सराहते हैं। आज जो ये खुशखबरी मिली है तो हम बहुत खुश हैं। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और कि ये प्राइसेस में इतनी कमी आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हुकूमती इक़दाम, अवाम की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहा गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, साइफर से मुतालिक ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील, मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब होने का इंकिशाफ। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 5 महीने जो दिन रात राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान नियाजी का बयानिया सारे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। ऑडियो लीक्स ने इमरान नियाजी के झूठे बयानिए को बेनकाब कर दिया। कौम के सामने हकीकत अयां हो चुकी। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आवाम सच और झूठ, खिदमत और फ्रॉड, रयाकारी और सच्चाई में तफरीक करें। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। पुरअमन और मुस्तहकम चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन के मयारी काम, उसूल पसंदी और बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त से मुतासिर हैं। चीन ने कम अरसे में माशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। चीन सैलाब मुतासिरीन की बहाली में पाकिस्तान के शाना बशाना। अब तक 9 करोड़ डॉलर से जायद की इमदाद। चीन ने तबाहकुन सैलाब में तमाम ममालिक से बढ़कर पाकिस्तान की मदद की। मुश्किल की घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चीनी सफीर। सैलाब ज़दगान की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। अमरीका ने पाकिस्तान के 13 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की वापसी मुअख्खर कर दी। हमारी तरजीह पाकिस्तान में अहम वसाइल को नई सिमत देना है, अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम। सैलाब से मुतासरा सूबे सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में 147 इमदादी कैंप। सैलाब ज़दगान में 11,100 टन से जायद सामान तकसीम। 4,600 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में 300 से जायद तिबी कैंप्स भी कायम। NFRCC। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 75 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
مثبत केसेस की शरह 8.64% रही। कौमी इदारा सेहत। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता माह 17 कश्मीरियों को शहीद किया गया। सितंबर में उलमाए कराम, नौजवानों और समाजी और सियासी कारकुनों समेत कम अज कम 140 कश्मीरी गिरफ्तार। महासिर और तलाशी की 162 कार्रवाइयों के दौरान 4 मकानात को तबाह किया गया। सिलाकुरम में अफगान हुदूद से दहशतगर्दों की फायरिंग। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान। फायरिंग के तबादले में सिपाही जमशेद इकबाल शहीद। पाकिस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाएंगे। यहाँ मौजूद किसी शख्स को ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाजत नहीं है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। रूस ने यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम के खिलाफ करारदाद वीटो कर दी। रेफरेंडम के खिलाफ अमरीका और अल्बानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की। यूक्रेन के खुद मुख्तार इलाकों पर धौंस और धमकी से कब्जे की मजम्मत करते हैं अमरीकी सदर। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान आइन से तबाही। तूफान से 15 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। 22 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। तेज रफ्तार हवाएं चलने से निज़ाम जिंदगी मुतासर। समंदरी तूफान अब जनूबी फ्लोरिडा और जॉर्जिया की जानिब बढ़ रहा है। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। माह अक्टूबर छाती के कैंसर से आगाही का महीना। पिंकटोबर मुहिम का मकसद पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से शरह अमवात जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक से ज्यादा है। आज दुनिया भर में बुजुर्ग अफराद का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे की बेहतरी के लिए मुअम्मर अफराद की खिदमात का एतराफ़ और उनको दरपेश मसाइल के बारे में शऊर बेदार करना है। इस साल का मौजू है बदलती हुई दुनिया में मुअम्मर अफराद की उभरने की क़ुव्वत। Just got past the outstretched hands. Dragged away through that gap wide and mid-on. पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज। छठे मैच में इंग्लिश टीम की 8 विकेटों से कामयाबी। 7 मैचेस की सीरीज 3-3 से बराबर। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 169 रन बनाए। बाबर आजम के नॉट आउट 87 रन। इंग्लिश टीम ने हदफ 14.3 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फिलसाल के नाकाबिले शिकस्त 88 रन। आखिरी और फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। For Mane. It's Mane still! Oh, that's dreadful from Hradetsky, and he's given it straight to Müller. और बल्गारिया में सोफिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। 2 मरतबा के दिफाई चैंपियन इटली के जेंट सिनर की सेमीफाइनल में रसाई। डेनमार्क के होल्गर रेवन, इटली के लोरेंसो मुसेटी और स्विट्जरलैंड के मार्क आंद्रे हेसलर भी लास्ट 4 में जगह बनाने में कामयाब। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए बड़े रिलीफ की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। नई कीमतों का इतलाक़ हो गया है। वज़ीर ख़जाना ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तोसीन का ऐलान भी किया। मज़ीद तफसील बताएंगे राहील अंसार अपनी रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی نئی قیمت 224 روپے 80 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 191 روپے 83 پیسے، ڈیزل 235 روپے 30 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 186 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرول میں 12 روپے 63 پیسے کی کمی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل اس میں 12 روپے 13 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے۔ کیروسین آئل میں 10 روپے 19 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور لائٹ ڈیزل آئل 197 روپے 28 پیسے سے کم ہو کے 186 روپے 50 پیسے پہ ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں دیے گئے ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ 1 سے 30 FPR میں جو کلیکشن ہے وہ 685 بلین روپیز کی ہے اور پورے کوارٹر کا یعنی 1 جولائی سے 30 سپٹمبر کا جو فگر ہے وہ 1635 بلین ہے۔ ٹارگٹ 1609 ارب تھا۔ اس کوارٹر میں 1 جولائی سے 30 سپٹمبر تک 84 بلین کے ریفنڈز دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو عوام نے سراہتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے نمائندے علی گل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی کمی سے متعلق عوامی تاثرات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جس طرح پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ڈیزل سستا ہو رہا ہے، اس طرح انشاءاللہ تمام کھانے پینے کی اشیاء بھی سستی ہوں گی۔ ہمیں پورا اعتماد ہے اور یقین ہے ہمیں انشاءاللہ۔ حکومت سے ہمیں انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں اور اچھی امیدیں ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور اس پاکستان کو واپس جو نیا پاکستان کے ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ اب ختم ہوگا اور انشاءاللہ نیا پاکستان واپس نواز شریف ہی بنائے گا۔ نواز شریف زندہ باد۔ کافی عرصے بعد یہ ہوئی ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑے گا، مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی اور میں کہتا ہوں حکومت کو اور بھی کمی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایسا اقدام ہے اور ایک دم 12.63 روپے پیٹرول کی قیمت اور دوسرے مطلب اچھی کمی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ جو یہ خوشخبری ملی ہے تو ہم بہت خوش ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور کہ یہ پرائسز میں اتنی کمی آ گئی ہے اور ہم حکومت سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ان کو اور بھی نیچے لے کے آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے قیمتوں پہ بھی بڑھے، قیمتیں بھی نیچے آئے۔ وفاقی کابینہ نے اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق سابق وزیر اعظم، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم اور دوسرے افراد کے سامنے آنے والی آڈیوز نے سابق حکومت کی مجرمانہ سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اور یہ اقدام آئینی حلف، قوانین، ضابطوں خصوصاً آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ معاملے کی چھان بین کی جائے اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے۔ شرکا نے لندن میں وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بدتمیزی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اجلاس کی تفصیل جانیے محمد نوید اظہر سے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں آڈیو لیکس کے معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے اس معاملے کی مکمل تحقیق کرنے کے فیصلے کی تائید کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ایک ڈپلومیٹک سائفر کو من گھڑت معنی دے کر سیاسی مفادات کی خاطر کلیدی قومی مفادات کا قتل کیا گیا اور فراڈ، جعلسازی، فیبریکیشن کے بعد اسے چوری کر لیا گیا۔ یہ آئینی حلف، دیگر متعلقہ قوانین، ضابطوں خصوصاً آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کابینہ نے کہا کہ یہ ریاست کے خلاف ناقابل معافی جرم کا ارتکاب ہے جس کے ذریعے کلیدی ریاستی مفادات پر سیاسی مفادات کو فوقیت دی گئی۔ لہٰذا آئین، قانون اور ضابطوں کے تحت لازم ہے کہ اس سارے معاملے کی باریک بینی سے چھان بین کی جائے اور ذمہ داروں کا واضح تعین کر کے انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے۔ ڈپلومیٹک سائفر کے معاملے پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی جس میں یہ انکشاف ہوا کہ متعلقہ ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو بھجوائے جانے والے اس سائفر کی وزیر اعظم ہاؤس میں وصولی کا اگرچہ ریکارڈ میں اندراج موجود ہے لیکن اس کی کاپی ریکارڈ میں موجود نہیں۔ قانون کے مطابق یہ کاپی وزیر اعظم ہاؤس کی ملکیت ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ ڈپلومیٹک سائفر کی ریکارڈ سے چوری سنگین معاملہ ہے۔ کابینہ نے تفصیلی مشاورت کے بعد کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جو تمام ملوث کرداروں، سابق وزیر اعظم، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، سینئر وزراء کے خلاف قانونی کارروائی کا تعین کرے گی۔ کابینہ کمیٹی
कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों के अलावा खारजा, दाखिला और कानून की वजारतों के वज़रा भी शामिल होंगे। विफाकी काबीना ने वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगजेब को लंदन में PTI के कारकुनों की जानिब से हरासा करने, डराने, धमकाने, सरे बाजार बदकलामी, बद तहजीबी का निशाना बनाने और हजूम की सूरत में घेराव और पीछा करने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। काबीना का कहना था कि इस्लाम, मगरबी तहजीब, कानून और सियासी कल्चर में किसी के साथ भी इस नोयत के मनफी रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। ये महज गुंडागर्दी है जिसकी कोई मुआशरा इजाजत नहीं देता। इजलास ने वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की मिसाली तहम्मुल मजाजी को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके जज्बे, हिम्मत और बहादुरी को सराहा और उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। काबीना इजलास में यह भी करार दिया गया कि PTI और उसकी क़यादत ने न सिर्फ मर्द सियासी मुखालफीन बल्कि ख़वातीन को भी हमेशा बद तहजीबी और बद कलामी का निशाना बनाया है और ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ भी हमेशा नहायत ही काबिल मजम्मत रवैया अपनाया है, जबकि ख़वातीन से मुतल्लिक PTI और इसके चेयरमैन का रवैया हमेशा ही मुतासबाना, जानबदाराना और तौहीन आमेज़ रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। विफाकी काबीना ने कहा कि मुआशरे के हर तबके समेत तमाम पाकिस्तानियों को इस नाकाबिल कबूल तर्ज अमल की मजम्मत करनी चाहिए। विफाकी काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर रेकोडेक के हवाले से वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के रेकोडेक मनसूबे की तामीर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान की तरफ से वजाहती रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर ECL में नामों की शमूलियत और खराज के लिए नए SOP 2022 की मंजूरी दी। नए SOPs के तहत ECL में नामों की शमूलियत और खराज का तरीकाकार पहले से ज्यादा शफाफ और आसान बनाया गया है। इसके अलावा काबीना ने ECL में 12 नामों की शमूलियत और 3 की फहरिस्त अखराज की भी मंजूरी दी। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान शमसी तवानाई, पीने के साफ पानी, गंदे पानी के ट्रीटमेंट और आलाइशों की तरसील के शोबों में जापानी सरमायाकारी का ख्वाहां है। उन्होंने ये बात जापान के नायब वज़ीर मईशत और तिजारत सतोमी रियोची की क़यादत में पाकिस्तान में मौजूद जापानी कंपनियों के वफ़द से गुफ्तगू में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से इस्तिफ़ादा करने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का हंगामी बुनियादों पर आगाज कर रहा है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने एक मुअस्सर सरमायाकारी प्लान तैयार किया है। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के तहत सोलर पार्क्स लगाए जाएंगे और सरकारी इमारतों, कारोबारी मराकज़ और ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जापानी कंपनीज को इस अहम मंसूबे में सरमायाकारी की दावत देते हुए उन्हें हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी, गंदे पानी की ट्रीटमेंट और आलाइशों को ठिकाने लगाने के मंसूबों में जापानी कंपनीज की सरमायाकारी का भी ख्वाहां है। उन्होंने पाकिस्तान में हालिया तारीखी सैलाब से होने वाली तबाहकारी और कीमती जानों के ज़िया पर जापान की हुकूमत और अवाम की जानिब से $70 लाख की माली इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा इदारों को पाकिस्तान में जापानी कंपनीज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के कौमी दिन पर सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कीचियांग और चीन के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत और एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर चीन का मुसलसल पुरअमन उरूज बदलती हुई दुनिया में इस्तेहकाम का जरिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, खजाना, खुराक और तवानाई समेत मुतअद्दिद बहरानों में घिरी तरक्की पजीर दुनिया के लिए चीन उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि चीन बैनुल रियासती ताल्लुकात में तसादुम के बजाय ताउन को तरजीह देता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं ज़ाती तौर पर चीन के मयारी काम, बेहतरीन उसूल पसंदी और कौमी नज़्म ज़ब्त से मुतासिर हूँ। चीन उन्हीं बेहतरीन उसूलों की बुनियाद पर अपने 80 करोड़ अफराद को शदीद गुर्बत से निकालने में कामयाब रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरहले में कौमी सतह पर काम और सिर्फ काम करके ही हम बहरानों से निकल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में बैठकर तुमने अपने सेक्रेटरी और हवारियों के साथ मिलकर जितनी बड़ी और संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की है, इसका मुकाबला कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा और इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। और काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने दरामदी यूरिया की डीलर ट्रांसफर प्राइस की मंजूरी दे दी।
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में 50 किलो दरामदी यूरिया बैग की कीमत 2150 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि यूरिया बैग की इत्तफाक़ी कीमत 620 रुपये 47 पैसे फ़ी बैग मुकर्रर की गई है। इजलास में फैसला किया गया कि वफाक और सूबे यूरिया पर 50% सब्सिडी बर्दाश्त करेंगे। ECC ने यकसा टैरिफ के लिए के इलेक्ट्रिक के रेट में 0.5087 फ़ी यूनिट इजाफे की भी मंजूरी दी है। ECC ने वजारत तिजारत की पेश करदा समरी के तहत 22 अगस्त 2022 तक डिक्लेयर की गई ममनुआ अशिया क्लियर करने की भी मंजूरी दे दी। इजलास में तेल और गैस की तलाश के लिए 18 लाइसेंस में तोसी, जबकि जमजमा कंपनी के लाइसेंस में 2 अप्रैल से 5 साल की तोसी की भी मंजूरी दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल की पहली सहमाही जुलाई ता सितंबर के दौरान 1609 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 1635 अरब रुपए के टैक्स जमा किए, जो हदफ से 17% ज्यादा हैं। सितंबर 2022 में टैक्स वसूली 685 अरब रुपए रही, जो सितंबर 2021 के मुकाबले में 27% ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर जीरो सेल्स टैक्स और मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के बावजूद पहली सेमाही में डायरेक्ट टैक्सेस में 41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत अमीर तबके से टैक्स वसूली पर तवज्जो दे रही है। पहली सेमाही के दौरान 35% इजाफे के साथ 84 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जबकि पिछले माली साल के इसी अरसे में 62 अरब रुपए के रिफंड्स जारी हुए थे। और नाज़रीन, सितंबर के आखिरी हफ्ते में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हुई और सेनेटर इसहाक डार के वजीर खजाना नामजद होने के बाद डॉलर की कदर में एक बार कमी का सिलसिला शुरू हुआ। सितंबर के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में 12 रुपए कम होकर 227 रुपए 50 पैसे पर डॉलर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि डॉलर और रुपए के बीच का जो गैप है उसे कम से कम रखा जाए। सितंबर के महीने हमने देखा कि बारिश और सैलाब की वजह से एक दफ़ा फिर मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और डॉलर फिर दोबारा 239 रुपये और 75 पैसे पर जा पहुंचा। फिर मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना लगाया जाए। इस फैसले से ही हमने देखा कि डॉलर की रेट्स में कमी होना शुरू हो गई और बिल आखिर जब उन्होंने अपने फ़राइज़ संभाले और अब इस हफ्ते में हमने देखा कि डॉलर दोबारा से 239 से कम होकर 227.50 पर ट्रेड कर रहा है। ये वो चैलेंजेस थे जो कि इस हुकूमत को फेस करने हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि मौशी जो मसाइल हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसहाक डार क्योंकि एक ऐसे सियासतदान हैं, एक ऐसे वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं जिन्होंने पहले भी इस चैलेंज को मुकम्मल किया है, तो उम्मीद यही की जाती है कि इस दफ़ा भी वो इस चैलेंजेस को मुकम्मल करेंगे और जो डॉलर और रुपए के बीच में जो गैप है इसे कम से कम किया जाएगा ताकि मुल्क की मईशत तरक्की कर सके। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि सैलाब की मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन अब तक 9 करोड़ 2 लाख डॉलर की इमदाद फराहम कर चुका है। Among all countries, China has announced the biggest amount of assistance to Pakistan. The Chinese government, the military, the Communist Party of China, the Red Cross Society of China, the sister provinces and cities, Chinese enterprises and individuals have all given their helping hands. Now, the total amount of assistance has exceeded 644 million RMB, around $90 million. अमेरिका ने पाकिस्तान को 13 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की वापसी मुअख्खर कर दी है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इक़दाम का मकसद सैलाब मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के ट्वीट के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान में अहम वसाइल को नई सम देना हमारी तरजीह है। और नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे कि नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 13,000 किलोमीटर तवील सड़कों और 410 पुलों को नुकसान पहुंचा है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने अब तक 627 परवाजें की हैं, जिनके जरिए 4,600 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 157 पॉइंट्स कायम किए गए हैं।
اب تک 11,100 ٹن سے زیادہ سامان متاثرین سیلاب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں 300 سے زیادہ طبی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جن میں 6,20,000 مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم بلوچستان کے مطابق سیلاب سے اب تک جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 336 جبکہ زخمیوں کی تعداد 187 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے 5 لاکھ سے زائد مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے مجموعی طور پر 2,25,000 گھر متاثر ہوئے، جس میں 75,000 گھر مکمل طور پر تباہ اور 1,50,000 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے اب تک 9 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے سمیت 4,642 سے زائد ٹیوب ویلز اور 2,378 کلومیٹر سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے ہیلتھ کیمپس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں 47 ہیلتھ کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں 16، پنجاب کے 2 اضلاع میں 4، بلوچستان کے 7 اضلاع میں 14 اور سندھ کے 10 اضلاع میں 13 ہیلتھ کیمپس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیمپس میں ٹائیفائڈ، جلد کی بیماریوں اور نمونیا سمیت متعدد بیماریوں کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمپس میں مجموعی طور پر 5,544 مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ 5 سال سے کم عمر 1,305 بچوں کو طبی امداد اور 758 بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے بھی دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں سیلابی پانی میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور متاثرین کی بڑی تعداد اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہی ہے۔ گدو، کوٹری اور سکھر براج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ منچھر جھیل کا پانی دریائے سندھ میں جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے شیراز علی ڈاہری کوٹری براج جام شروع میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ شیراز، کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت؟ سندھ میں سیلابی پانی میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور جہاں جہاں جن علاقوں میں سیلابی صورتحال تھی وہاں پہ 2 سے 3 فٹ، کہیں کہیں 4 فٹ پانی جو ہے بالکل کم ہو گیا ہے۔ اور جو بیراجوں کی صورتحال ہے، تینوں بیراجوں پہ کوٹری بیراج، سکھر بیراج اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور کچے کے کئی علاقے جو زیر آب تھے ان میں لوگوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے، لوگ وہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم ریلیف کی کاموں کا جائزہ لیں تو مختلف مقامات پر ریلیف اور ریسکیو کا ورک جو ہے وہ تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن خاص کر کے جو اس وقت جو ٹینٹ سٹیز کی سچویشن تھی، بہت سے لوگ جو حیدرآباد، جامشورو اور ٹینٹ سٹیز میں موجود تھے وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے گئے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ جتنی بھی فصلیں تھیں وہ مکمل ان علاقوں میں تباہ ہو گئی تھی اور پانی خاص کر کے خیرپور ناتھن شاہ شہر میں اس وقت بھی جو ہے کئی مقامات پر موجود ہے اور برساتی پانی جو ہے خاص کر کے سیلابی صورتحال جو سانگڑ، نواب شاہ، نوشہر و فیروز اور یہ علاقے جو تھے ان میں اس وقت بھی جو خاص کر کے جو زمینی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے ایگریکلچر لینڈز پہ پانی اس وقت بھی موجود ہے اور تمام فصلیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں۔ ان علاقوں میں جن کی ریہیبلیٹیشن کا وہاں پہ پروسیس ہے، جہاں سب کے گھر گر گئے تھے، جہاں تقریباً اسکول بند تھے، یہاں ہیلتھ کے جو ایشوز تھے تو ڈسپینسریز تھی وہ بھی زیر آب ہیں، ابھی بھی زیر آب ہیں، تو ان کو جلد سے جلد جو ہے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے شیراز میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شیراز، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے کوٹے میں اضافے کے بعد شہریوں کی تکالیف کا کافی حد تک ازالہ ہوا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے کے حساب سے دستیاب ہے۔ ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت ملتان کے یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ فرحان، آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا کہ آٹا اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شہریوں کو فراہمی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے؟ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی نہ صرف آٹے کا حصول مشکل ہو گیا ہے بلکہ شہریوں کو یہ آٹا مہنگے داموں اوپن مارکیٹ کے اندر میسر آ رہا ہے۔ اسی شہریوں کے مسائل کے سد باب کے لیے وفاق کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کے کوٹے میں اضافہ کیا گیا، جس کے بعد شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اوپن مارکیٹ کی بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھ زونل مینیجر محمد طاہر صاحب موجود ہیں۔ طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر جو آٹے کے کوٹے میں اضافہ کیا گیا اور اس کے علاوہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ کیا اس کی جو سپلائی کے نظام کو جو ہے ہم نے سے مؤثر طریقے سے جو ہے نا اسے چیک کر رہے ہیں اور اسے ڈیلی بیس پہ ہم اس پہ جو ہے نا مینٹین کر رہے ہیں کہ کتنا تھیلا جو ہے نا سٹوروں پہ جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو کوٹا تھا مثال کے طور جو ہمارے بڑے سٹور تھے ان پہ اگر 150 جاتا تھا اب ہم نے اسے 300 کر دیا، اور جو ہمارے چھوٹے سٹور تھے اس پہ اگر 100 جاتا ہے اس پہ 200 کر دیا۔ تو اس کا یہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ سے مانیٹر ہو رہا ہے اور اس میں کوشش کی جائے کہ ڈیلی سٹوروں پہ آٹا موثر ہے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کی بھی سختی سے ہدایت ہے ہمیں اور
हमारे MD साहब भी इसे मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना डेली आता है, कितना जो है ना गंदम का कोटा है, ये वो पूरी चीज़ें मॉनिटर हो रही और उसमें यही है कि आवाम को जो है वो रिलीफ देना है। जी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो सब्सिडी फराम की जा रही है आटा, घी और चीनी के ऊपर, उसका बुनियादी मकसद ये है कि आम शहरियों को रिलीफ फराम किया जा सके। बहुत शुक्रिया फरहान। नाज़रीन, बात करेंगे भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह सितंबर में 17 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक उनमें से 10 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता माह उलमाए किराम, नौजवानों और समाजी और सियासी कारकुनों समेत कम अज़ कम 140 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने वालों में से बेशतर के खिलाफ काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों की तरफ से गुज़श्ता माह ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में कम अज़ कम 7 नौजवान शदीद जख्मी हुए। फौजियों ने सरसे के दौरान महासरे और तलाशी की 162 कार्रवाइयों के दौरान 4 मकानात तबाह कर दिए। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बयाना में DGIA मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में जौहरी टेक्निक का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने जौहरी तवानाई की तरक्की और पुरअमन इस्तेमाल के शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया, जबकि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 2 साइंसदानों को RCA अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर आज़म तस्नीम को आइसोटोप हाइड्रोलॉजी और डॉक्टर इरफानुल्लाह को कैंसर की तशख़ीस और इलाज में जदीद थेरानॉस्टिक तरीक़े के शोबे में अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड बैनुल-अक़वामी जौहरी इदारे के रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट RCA के 50 साल मुकम्मल होने पर दिए गए। ये एजाज़ात IAEA की जानिब से पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार का एतराफ़ हैं। होगा जिसने आवाज़ बुलंद की वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब। इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। हमने कोशिश की कि ये सराइकी खित्ते की महरूमियों को नज़रअंदाज न किया जाए, और जैसे अभी सदर साहब ने भी ज़िक्र किया कि अनमैनेजेबल है ये सूबा इतना बड़ा, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस खित्ते का अलहदा सूबा होना चाहिए। मैंने ताज लम्हा साहब को दावत दी, वो वहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने अपने पास ठहराया, और उनको मैं कहा कि मैं पंजाब में रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूँ, आप उसमें मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि जिस सूबे में सूबा बनना हो पहले करारदाद वहाँ से पेश की जाती है। आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत हैं जो ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो हमने वहाँ से करारदाद पास की, फिर हमने कौमी असम्बली में ले आए, और जो आज तनकीद करते हैं उन्होंने भी वोट दिया। कौमी असम्बली में करारदाद पास की हमने, फिर हमने सेनेट से कराई, उसमें भी करारदाद वो सब ने सपोर्ट किया। फिर हमने एक कमीशन बनाया। कमीशन जो था उसमें बहुत मदद की हमारी ताज लम्हा साहब ने, कि उन्होंने एक एक पॉइंट को देखा, क्योंकि उनकी तवील जदोजहद थी सराइकी सूबा के लिए। उसमें जब वो हमने कमीशन बनाया, इट वाज हेडेड बाय फरतुल्लाह बाबर सेनेटर, और उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को बुलाया, फाइनेंशियल विज़र्स को बुलाया, और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उसमें अदीबों को बुलाया, अखबारी नुमाइंदों को बुलाया, मीडिया को बुलाया। उसमें सब की राय लेने के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे कि सिर्फ़ एक ही सूबा प्रैक्टिकल है, 2 सूबे नहीं बन सकते। क्योंकि किस लिए नहीं बन सकते वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो बैलेंस ख़राब होता था। क्योंकि पंजाब के अगर 2 सूबे हों तो हर सूबे से 25-25 सेनेटर्स हैं जी। तो इसका मकसद ये है कि अगर एक सराइकी सूबा बन जाए मुल्तान,
और एक सरायकी सूबा बन जाए बहावलपुर, तो यानी 50 सेनेटर्स बनाने पड़ेंगे, 25 यहाँ से 25 वहाँ से। ये बात तो कोई आपसे करता नहीं है। तो उन्होंने कहा जी 25 जो है उसमें भी अगर 25 मेंबर बनाना पड़े और सिर्फ 2 सूबों से अलग अलग बनाना पड़े तो आपको प्रपोजर और सेकेंडर भी नहीं मिलेंगे। सही है कि जो प्रपोज कर सके और सेकंड कर सके, इतनी तादाद में लोग नहीं हैं। तो बाकी फिर मसला शुरू हो गया कि दारुल खिलाफा कहाँ होना चाहिए। ये मुझे बताएं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनने के बाद दारुल खिलाफा कराची बना। पहले बनता है सूबा, फिर बनता है सेक्रेटेरिएट, अंग्रेज़ी में कहते हैं कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इन्होंने शोर कर दिया, देखें यूसुफ रज़ा गिलानी ने गलत बयानी की, उन्होंने तो सेक्रेटेरिएट भी नहीं बनाया। मैंने उनसे कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप होते कौन है सेक्रेटेरिएट बनाने वाले, अभी सूबा बना नहीं, मेंबर बने नहीं, ये प्रेरोगेटिव अरकान असेंबली का है कि वो फैसला करेंगे कि सूबा कहाँ होगा, तो आप फैसला करने वाले कौन हैं। तो इसलिए उन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जब बहावलपुर जाते थे कहते थे सूबा यहाँ बनेगा कैपिटल, जब यहाँ आते थे कहते मुल्तान में बनेगा, और जब डीजी खान जाते थे तो वहाँ भी एक किराए का एक दुकान ले ली, कहा कि यहाँ भी एक दफ्तर होगा और ये सेक्रेटरीज तीनों जगहों पे बैठा करेंगे। अब मुझे ये बताएं, ये डूएबल था? ये तो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट की। हमने फिर जो कमीशन बनाया, फिर हमने उसको हमने कमेटी, जो लॉ कमेटी थी, उसके अंदर ले गए, उन्होंने पास कर दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारी सिर्फ एक खातून मेंबर थी और उनका नाम था खालिदा मोहसिन कुरैशी, सेनेटर, और एक वोट के साथ जनूबी पंजाब 2/3 मेजॉरिटी लेकर बिल पास हो गया, यानी सूबा बन गया। तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ सूबा बनाना, चूँकि अखबारात में अक्सर कहता करारदाद पास हो गई, करारदाद नहीं हुई, वो लॉ पास हो गया, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया। अब उसमें मतलब 2/3 मेजॉरिटी लेने का मतलब ये था कि तमाम जमातें, उनके अपने मंशूर में ये सराइकी खित्ते का सूबा बनाना दर्ज था। इसलिए मुझे बलूचिस्तान की जमातों ने, मुझे KPK की जमातों ने, मुझे सिंध की जमातों ने, मुझे पंजाब की जमातों ने, उन्होंने मुझे वोट दिए, मगर कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत नहीं थी। वहाँ अक्सरियत न होने की वजह से हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि हमारी नीयत ठीक नहीं थी। अगर नीयत ना होती तो सेनेट, जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो वफाक की अलामत है, चारों सूबों की बराबरी की सतह पर उनके नुमाइंदगी है, उधर कैसे पास हो गया। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, इन्होंने तो वादा किया कि 3 माह में हम जनूबी पंजाब इत्तेहाद जो बनाया गया था वो हम में अगर जम हो जाएं तो हम इनको 3 माह में सूबा दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 क्वेश्चन। ये बताएं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसका बिल इन्होंने पास किया या नहीं किया? कोई बताएं। बिल्कुल किया। ये बताएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बिल पास हुआ या नहीं हुआ? और उससे हट के बहुत से और बिल 2/3 मेजॉरिटी से इन्होंने पास कराए या नहीं कराए? तो ये भी करा देते, उनके लिए क्या मुश्किल था। जो वादा वज़ीर आज़म ने ख़ुद किया कि मैं 3 माह में सूबा बनाऊंगा, तो ये भी मैं बता दूं, करारदाद जो सूबे की बनाने की होती है वो मेरे बेटे ने, अली हैदर गिलानी ने, पंजाब असेंबली में मूव की और वो पास हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आगे तो कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए नीयत ही नहीं थी, वो ये नहीं थी कि इनको सूबा बनाया जाए। तो इसलिए इसके अलावा
मैं आपको और एक दो पॉइंट्स मैंने लिखे थे। कैडेट कॉलेज की बात की सदर साहब ने। मैंने पहली मीटिंग में सेनेटर्स की मुलाकात थी वज़ीर आज़म के पास, तो मैंने कहा जनाब मैंने 4.5 मुरब्बे बहावलपुर सुखा ये साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले सूबा बनता है और उसके बाद सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाता है। सराइकी सूबे के क़याम के लिए पहले भी जदोजहद की और अब भी ये कोशिश जारी रखेंगे। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने के केस की समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अदनान खान ने की। इमरान खान पर समाअत में इल्तवा मांगने पर दूसरी मरतबा 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। इमरान खान की जानिब से 10 सितंबर को भी इल्तवा की दरख्वास्त पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था। केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 10 मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए नश्तर हस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि सेहतयाब होने वाले 13 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस वक्त अस्पताल में डेंगू के 27 मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डेंगू के मखसूस वार्ड में 78 में से 47 बेड्स खाली हैं, जबकि 4 मशकूक केसेस भी वार्ड में रजिस्टर्ड हैं। उधर बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के मजीद 173 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक डेंगू वायरस के तुरबत में 62, गवादर में 26 और लसपेला में 85 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवां साल से अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 3,442 हो गई है। कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 11,718 टेस्ट किए गए, जिनमें से 75 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना से मुतासरा 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त मुल्क में मुहलिक वायरस का शिकार 48 अफराद की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, बुजुर्ग हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, जिन्हें उनका हकीकी मकाम देना हर एक का फ़र्ज़ है। पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ बुजुर्ग आज भी ख़ानदानों की तकरीम समझे जाते हैं। बुजुर्गों के आलमी दिन के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से वरदा सलीम। इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्ग शहरियों की इज्जत और एहतराम में इजाफा करना है। बुजुर्ग शहरी हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। पाकिस्तान में बहुत से बुजुर्ग शहरी ऐसे हैं जो किसी न किसी माशी सरगर्मी में मसरूफ हैं, जबकि अक्सरियत जिस्मानी या ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। हर साल 1 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम बुजुर्ग अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 14 दिसंबर 1990 को एक करारदाद की मंजूरी के बाद ये दिन मनाने का ऐलान किया। हमारे माशरे में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ज्यादा उम्र के बावजूद अपनी जिंदगी को मसरूफ रखा हुआ है और अपने बीवी बच्चों पोतों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे मुआशरे में जो नौजवान नस्ल है वो अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। मेरी एडवाइस है कि नौजवान नस्ल अपने बुजुर्गों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। बड़ों का ख्याल रखना चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। इनके साथ ही सब कुछ है। ऐसे बाहिम्मत और बाइखलाक बुजुर्गों से न सिर्फ उनका खानदान खुश है, बल्कि वो अपने खानदान के बच्चों की भरपूर तरबियत का एहतमाम भी करते हैं। हमें जो है वो उनकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनसे जो है बहुत बहारें होती हैं। बुजुर्ग शहरियों की मिसाल ऐसे है जैसे तपती धूप में घना साया। ताहम बुढ़ापा एक फितरी अमल है जिसमें हम सबको गुजरना है। बुजुर्गों का आलमी दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें बड़ों के साथ शफकत के साथ पेश आना चाहिए और यही इस्लाम हमें दर्ज देता है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर में अक्टूबर के महीनों को खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से शरह अमवात जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। पिंकटोबर में गुलाबी रिबन पहनकर इस मर्ज के इलाज के लिए सपोर्ट का इजहार किया जाता है। तफसील जानेंगे सदफ अफजल से। खवातीन को होने वाले कैंसर में अब छाती का सरतान सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए मनाया जाता है। 1 अक्टूबर से ही मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें इस मर्ज की वजूहात, पेचीदगियाँ, इलाज और तशखीस पर रोशनी डाली जाती है। पिंकटूबर मुहिम का मकसद पाकिस्तान में छाती के सरतान का शऊर उजागर करना और इस मर्ज के शिकार अफराद के साथ इजहार हमदर्दी करना है।
पिंक रिबन मुहिम में गुलाबी रिबन पहनकर इस मर्ज के इलाज के लिए सपोर्ट का इजहार भी किया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 1,20,00,000 खवातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सारी मुहिम का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम पाकिस्तानी खवातीन जो है उनको अर्ली डायग्नोसिस और ख़ास तौर पे जो सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके बारे में अवेयर करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर बीमारी का बरवक्त पता चल जाए तो कैंसर से अमवात की शरह को बहुत कम किया जा सकता है। पाकिस्तान में हर साल अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए मारूफ इमारतों को गुलाबी रोशनियों से भी मुज़य्यन किया जाता है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ख्वाजा सराओं को मुआशरे में इज्जत देने के लिए वफाकी हुकूमत का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान में पहली मरतबा ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकायत के इंदराज का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। ख्वाजा सरा मुआशरे का एक ऐसा तबका जिसके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। तशद्दुद और हरासगी जैसे अजियत सहने वाले ख्वाजा सराओं को मुआशरे में इज्जत देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला किया। वफाकी हुकूमत ने 1099 हेल्पलाइन का इजरा किया है जो ख्वाजा सराओं की शिकायत के लिए 24 घंटे खुली रहेगी। हेल्पलाइन के जरिए हरासा और तशद्दुद करने के वाकयात को रोकने में मदद मिलेगी। किसी भी सूबे में होने वाले वाक़े पर शिकायत दर्ज होने की सूरत में फौरी एक्शन लिया जाएगा। शिकायत पर अमल दरामद न होने की सूरत में सेक्रेटरी ऑफिस राब्ता किया जा सकेगा। वजीर आजम स्ट्रेटेजिक इस्लाहात के सरबरा सलमान सूफी का कहना है कि हर 2 माह बाद दर्ज होने वाली शिकायत से मुतालिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम उठाए जाएंगे उससे आगाह किया जाएगा। ख्वाजा सरा बरादरी की नुमाइंदगी करने वाली नायाब का कहना था कि पहले शिकायत दर्ज करने पर हम पर हंसा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का ये इक़दाम इन तमाम ख्वाजा सराओं के लिए हौसला अफजा है जो मौशरती रवैयों का शिकार है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्कों की तरक्की सियाहत के फ़रोग़ पर इन्हिसार करती है। मतरूका वक्फ बोर्ड ने मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों को आगाही फराहम करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं वजीह काज़मी। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने मजहबी टूरिज्म के फ़रोग़ का आगाज़ कर दिया। तारीखी कटास राज में इसी मुनासबत से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत दीगर तालीमी इदारों के तुलबा के लिए एक खसूसी पेंटिंग एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इस एग्जीबिशन का मकसद दुनिया में पाकिस्तान का अक़लियत के हवाले से किरदार को मुस्बत अंदाज से पेश करना था। कटास राज में हम यहाँ पे आए हैं एक डेलीगेशन लेके, और स्पेसिफिकली हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ताकि लोग बच्चे जो इसके अंदर आएँ और रिलीजियस टूरिज्म के एम्बेसडर बने और इसको प्रमोट करें। ये वो सॉफ्ट इमेज है रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से जिसको हमें पूरी दुनिया में प्रमोट करना है, ताकि टूरिस्ट पाकिस्तान आएँ और वो इन जगहों का वो विज़िट करें। और फिर ये हम कह सकते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन है वो यहाँ के रहने वाले तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस इबादत गाहों, उनकी जान, माल, इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। इस तरह के इक़दाम से पाकिस्तान में अक़लियतों की मुक़द्दस जगहों को मज़ीद पज़ीराई मिलेगी और मजहबी टूरिज्म को भी फ़रोग़ हासिल होगा। तुलबा ने कटास राज मंदिरों में पेंटिंग की और महकमे के इस ऐसे इक़दाम को सराहा। अगर इस तरह के इवेंट्स पर हुकूमत वक्त खसूसी तवज्जो दे तो इस तरह पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में मुस्बत तरीके से उजागर किया जा सकता है। वजीह काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कटास। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गैर कानूनी शिकार करने पर 16 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार करके 2 कश्तियां कब्जे में ले लीं। गैर कानूनी शिकार करने वाली भारतीय कश्तियां पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में मौजूद थीं। भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तानी कानून और समंदर में अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सिलाकुरम के इलाके खारलाची के करीब अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी दस्तों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा।
فائرنگ کے تبادلے میں چنیوٹ کا رہائشی 27 سالہ سپاہی جمشید اقبال شہید ہو گیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی شدید مذمت کی ہے اور افغان عبوری حکومت سے توقع کی ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی سرحدوں کی دفاع اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، طالبان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان یا دیگر ملکوں کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے والے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلائیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں یہ انتباہ جاری کیا ہے۔ افغان ترجمان نے کہا جو کوئی بھی یہاں موجود ہے انہیں ایسی کسی بھی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوب مشرقی شہر زدان میں جھڑپوں کے دوران ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق علی موسوی سیستان بلوچستان صوبے میں پاسداران انقلاب کے ایک سرکردہ کمانڈر تھے۔ علاقائی گورنر حسین خیابانی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ اس واقعے میں 19 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ سبی 40 اور بہاولپور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔